कर लीजिए, कमेंट करिए, वॉइस चेक कर लीजिए, कमेंट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन फास्ट। लास्ट टॉपिक जो था वो बता दीजिएगा। तो लास्ट टॉपिक अपने क्लास में देखा था, वो ही बताइएगा क्या टॉपिक था। सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरल्स था। अच्छा, परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, वेरी गुड। परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल था, और इसके अंदर हमने दो केसेस देखे थे। परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। अब परमिएबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, स्ट्रेटिफाइड का सॉइल का मतलब क्या होता है? लेयर्ड सॉइल, जिसमें क्या हो, लेयर हो, उन्हें बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सॉइल। दो केसेस थे, दोनों केसेस हमने देख लिए थे। थोड़ा सा रिवाइज करें जब तक स्टूडेंट आ जाएंगे। जो फर्स्ट अगर बात करें, द फर्स्ट वन इज व्हेन द फ्लो इज parallel to the bedding plane, and the second one is when the flow is perpendicular to the bedding plane. दो केसेस थे। द फर्स्ट वन इज दी व्हेन द फ्लो इज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, when the flow is parallel to the bedding plane and when the flow is perpendicular to the bedding plane। दोनों का हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, दोनों के फॉर्मूलेस लिखे थे इक्विवेलेंट परमेबिलिटी को कैलकुलेट करने के। अब क्या मतलब है इक्विवेलेंट परमेबिलिटी का, दोबारा से एक बार समझ लीजिए। इक्विवेलेंट परमेबिलिटी का मतलब होता है अलग अलग सॉइल मास की अलग अलग परमेबिलिटी। लाइक फर्स्ट सॉइल की K1 है, सेकंड की K2 3 और थर्ड की K3 थी। अगर इक्विवेलेंट पूरे होल सॉइल मास की परमेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है K इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, टोटल सॉइल मास की परमेबिलिटी की बात करते हैं। तो दो केसेस बनाए थे आपके सामने, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जब तक स्टूडेंट आ जाएंगे। देखो, दो कॉलम बनाए थे, दो डायग्राम बनाए थे, पहला केस और सेकंड केस। द फर्स्ट केस इज दैट ये आपका एक सॉइल मास है, और इस सॉइल मास के अंदर ये सॉइल है फर्स्ट, K1 इसकी परमेबिलिटी, K2 इसकी परमेबिलिटी, K3। ये सॉइल 1 है, ये सॉइल 2 है, ये सॉइल 3। इसकी थिकनेस है H1, इसकी थिकनेस है H2 एंड इसकी थिकनेस है H3। ये H1 H2 एंड H3, ये भी क्लियर हुआ। फ्लो ऑफ वाटर, वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ लिख रखा है पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। पैरेलल तो कुछ इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। ये था आपका फर्स्ट केस, क्लियर हुआ। उसके बाद अगर बात करें इस फर्स्ट केस के बाद में, अगर बात करें फॉर्मूले की, तो क्या होता है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ KH अपॉन में समेशन ऑफ H। ये सभी को पता है, नोट किया था। और इस पे क्वेश्चंस लगाए आपने कि नहीं लगाए, बताइएगा। क्वेश्चंस लगाए कि नहीं लगाए? गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए आपने? लगाने थे, क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है, हमें कंसेप्ट पता है, तो उसका अप्लाई करके देखना है कि हम कितना उसको सीख पाए। ठीक है, और कहीं इश्यू आता है तो बताइएगा, सबके पास नंबर है ही है। जो भी इश्यू आता है वो कमेंट, जो भी आपका है क्वेश्चन, उसको भेज दीजिएगा। अब आते हैं अपन सेकंड के ऊपर। सेकंड, when flow is perpendicular to the bedding plane, इसमें कैसा है, when flow is perpendicular to the bedding plane, soil permeability K1 K2 K3, thickness H1 H2 H3, ये soil first, ये soil second और ये soil third। ठीक है, अब बात कैसे रही, तो फ्लो कैसा होगा, फ्लो जो है वो परपेंडिकुलर है, या बोल सकते हैं टुवर्ड्स द बेडिंग प्लेन। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है, K इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इस पूरे होल मास, इस पूरे की परमेबिलिटी कितनी होगी, इसको बोलते हैं K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ H अपॉन में समेशन ऑफ H बाय K। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। कैसा है, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, समेशन ऑफ H अपॉन में समेशन ऑफ H बाय K।
क्लियर हुआ? फील्ड मेथड देख लिए थे क्या? फील्ड मेथड देख लिए थे, यहां तक ओवर। यहाँ पे इसके बाद अपन ने कुछ नोट में पॉइंट लिखाए थे। अगर फील्ड मेथड देख लिए हो तो फील्ड मेथड के बाद अपन फैक्टर्स के ऊपर चलते हैं। अगर नहीं देखा फील्ड मेथड तो फील्ड मेथड के ऊपर चलते हैं। हमने पढ़ाया था आपको, एक तो होता है लेबोरेटरी मेथड, एक होता है लैब मेथड, एक होता है आपका फील्ड मेथड, और एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्मूलाज। हमने कौन कौन से मेथड, लैब मेथड तो सारे हमने देख चुके थे। फील्ड मेथड की बात आ रही है, अगर देख लिए हैं तो ठीक, और नहीं देखे तो उनको देखते नहीं। तो फिर अपन आते हैं अपन नेक्स्ट पे, जो होते हैं इनडायरेक्ट मेथड, एलन हैजन वगैरह जितने मेथड है वो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा टॉपिक रिमेनिंग है। अगर हो गया है तो ठीक, नहीं तो अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी पे। नहीं हुआ? चलिए तो फील्ड मेथड की बात करते हैं। तो फील्ड मेथड बड़ी इंटरेस्टिंग है। लैब मेथड हो गया था आपका, लैब मेथड हो गया था आप सभी का। लैब मेथड में कौन सा था? कांस्टेंट हेड था और वेरिएबल हेड था, ये हो गया था। या मेथड ही नहीं हुए थे? लैब मेथड भी नहीं हुआ। चलिए, मतलब अपने को मेथड्स टू डिटरमाइन परमेबिलिटी पढ़ना है। चलो लिखिएगा, हेडिंग है आपका मेथड्स टू डिटरमाइन परमिएबिलिटी ऑफ अ सॉइल मास। तो तीन मेथड्स होते हैं, ठीक है? ओके, तो हमारा मेथड्स था नेक्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट जो देखा था वो हमने देखा था कहां तक? आपके इक्विवेलेंट परमेबिलिटी का, या परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। अब मेथड्स की अगर बात करें तो मेथड्स के अंदर तीन मेथड होते हैं। एक, द फर्स्ट वन इज द लैब मेथड, अनदर वन इज द फील्ड मेथड, एंड थर्ड वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्मूलाज कहते हैं। तो लिखिएगा इसके अंदर, फर्स्ट मेथड इज द lab method, the second method is field method, the third one is indirect method। लैब, फील्ड और इनडायरेक्ट, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर। इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। लैब मेथड से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर बुक अगर लोग लगाते हो गेट की, या फिर कोई प्रैक्टिस अगर बुक लगाते हैं तो वहां जरूर आपको क्वेश्चन दिखेगा। लैब से भी दिखेगा, फील्ड से भी दिखेगा और इनडायरेक्ट मेथड से भी दिखेगा। तो आइएगा अपन चलते हैं सबसे पहले लैब मेथड की तरफ। लैब मेथड तो क्या ही समझना है, लैब मेथड का मतलब होता है वो मेथड जो लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाए, इन दी लैब परफॉर्म किया जाए। फील्ड मेथड जो फील्ड पे जाके ग्राउंड पे जो एक्चुअल सिचुएशन है वहीं पे परफॉर्म किया जाए। तो मोर रिलायबल रिजल्ट किसका आएगा? सब फील्ड का मेथड का आएगा। क्यों? मोर रिलायबल रिजल्ट की बात करें कि इन दोनों के अंदर से मोर रिलायबल रिजल्ट किसका आएगा, सबसे अच्छा या बेहतर रिजल्ट किसका आएगा? तो आपका फील्ड मेथड का आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑन साइड जो कंडीशन है उस कंडीशन पे वहीं जाके टेस्ट कर रहे हैं, वहां से सैंपल नहीं ला रहे। सैंपल लाने पे क्या होता है? डिस्टर्बेंस। और अगर सॉइल का ग्रेन डिस्टर्ब हो गया तो एक्चुअल जो वैल्यू है उससे रिजल्ट से डेविएट कर जाएगा आपका रिजल्ट। क्यों? क्लियर हुआ? बताइएगा, क्लियर हुआ जो मैंने पॉइंट बोला? यस। तो क्या बोला कि जो लैब मेथड और फील्ड मेथड है, लैब या फील्ड मेथड में से मोर एक्यूरेट या मोर रिलायबल मेथड कौन सा है? फील्ड मेथड। बिकॉज बिना डिस्टर्ब करे सॉइल सैंपल को हम वहीं ऑन साइट ऑन फील्ड पे ही जाके हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। तो लेबोरेटरी में वहां से सैंपल लेके आ रहे हैं और यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ तो एक्चुअल रिजल्ट से डेविएट कर जाएगा। और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब तो क्या है? इनडायरेक्ट मेथड सर वो मेथड्स होते हैं जिनमें क्या होता है सर, इनडायरेक्ट मेथड में वो मेथड होते हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन सम एक्सपेरिमेंट व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय सम साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए थे, उनके बेसिस पे ही हम उसके ऊपर रिजल्ट प्लान करते हैं। उन्होंने बेसिस पर उन्होंने एक थ्योरी, एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखोगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा आपका परमेबिलिटी का। बट इट इज द अप्रोक्सीमेट मेथड, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता, वो अप्रोक्सीमेट है। तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये एक जनरल कंडीशन के अंदर आप उसे यूज कर सकते हैं। तीनों का डिफरेंस समझ में आया? लैब, फील्ड और इनडायरेक्ट मेथड। बताइए, तीनों का डिफरेंस समझ में आया आपको? लैब, फील्ड और इनडायरेक्ट। चलिए अब आते हैं अपन सबसे पहले लैब मेथड पे। लैब मेथड की बात करें तो वन एंड सेकंड,
दो मेथड्स होते हैं लैब मेथड में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इज द कांस्टेंट हेड permeability test. The first one is constant head permeability test. सेकंड कौन सा है? वेरिएबल हेड, या एक और नाम होता है फॉलिंग हेड, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। क्लियर हुआ? फर्स्ट है आपका कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, अनदर वन इज द वेरिएबल और वी कैन से फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। अब देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल क्या डिफरेंस है? नाम से समझ में आ रहा है सर, एक में जो हेड ऑफ वाटर होगा वो फिक्स रहेगा, वो एक कांस्टेंट रहेगा, बट वेरिएबल में क्या होगा, वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा। T1 पे अलग है, T2 पे अलग है, T3 पे अलग है, टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। क्लियर हुआ? एक में तो हेड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, दूसरे में हेड क्या टाइम के साथ साथ चेंज होता चला जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ। अब इन मेथड्स को देखते हैं कि किस तरह का इनका डायग्राम होगा, क्या इनका फॉर्मूलाज होगा, वो सब अपन अभी देखेंगे। क्या हुआ? कमेंट वमेंट आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? कमेंट आने बंद हो गए? चलिए अब अपन आते हैं फील्ड मेथड पे। ऐसे मेथड जो फील्ड पे परफॉर्म किए जाए वो कौन से होंगे? वो होता है एक तो पंपिंग आउट टेस्ट और एक होता है पंपिंग इन टेस्ट। दो टेस्ट होते हैं, पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग आउट टेस्ट एंड पंपिंग आउट एंड पंपिंग इन टेस्ट, ये होते हैं आपके फील्ड मेथड। फिर आते हैं अपन इनडायरेक्ट मेथड्स के ऊपर। इनडायरेक्ट मेथड बता दिया आपको, वो मेथड जो कोई ना कोई साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उनके रिजल्ट्स को प्लॉट करते हैं, वहां से इक्वेशन या एक फॉर्मूला आपको देते हैं, इस फॉर्मूला इक्वेशन के बेसिस पे हम परमिबिलिटी निकाल सकते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक, अब आते हैं इसके अंदर मेथड। सबसे फर्स्ट है आपका एलन हैजन इक्वेशन है, एलन हैजन मेथड, बोजानी करमैन इक्वेशन, कंसोलिडेशन इक्वेशन, कंसोलिडेशन इक्वेशन, Lorentz equation. These are the equations which is comes under the indirect method. ये वो इक्वेशन है जो इनडायरेक्ट मेथड में आती है। नोट करके डन करिएगा, नोट करके डन करिएगा। फील्ड मेथड है, लैब मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है, तीनों मेथड्स हैं। तीनों मेथड के सब मेथड के भी हैं आपके, कौन से फील्ड मेथड होते हैं, कौन से लैब मेथड है, कौन से इनडायरेक्ट मेथड है। नोट कर लीजिए आराम से, जैसा ही नोट हो जाए कमेंट कर दीजिएगा। फर्स्ट जो लैब मेथड है इसमें दो मेथड होते हैं, वो कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज द कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, सेकंड वेरिएबल हेड जिसको बोलते हैं फॉलिंग हेड, वेरिएबल और फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। फिर अगर बात करें फील्ड मेथड की तो पंपिंग आउट टेस्ट एंड पंपिंग इन टेस्ट। फिर नेक्स्ट बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड की, एलन हैजन इक्वेशन, बोसनी करमैन इक्वेशन, कंसोलिडेशन इक्वेशन एंड लॉरेंस इक्वेशन। क्लियर हुआ? नोट किया? वेरी गुड। चलिए अब आते हैं अपन फर्स्ट पे।
अब फर्स्ट मेथड पे आते हैं। फर्स्ट मेथड वो भी कौन सा है आपका? लेबोरेटरी मेथड। तो कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, इसमें आपको बनाना है एक डायग्राम ड्रॉ करिए, तब समझ में आएगा कौन सा कांस्टेंट हेड होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एंड से हो रही है वाटर सप्लाई, इस एंड से हो रही है आपकी वाटर सप्लाई इस टैंक के अंदर। इस टैंक में क्या हो रही है आपकी वाटर सप्लाई हो रही है, वाटर यहाँ से फ्लो करता हुआ इस सॉइल सैंपल से पास कर रहा है और इस कंटेनर में आके रिटेन हो रहा है। अब बात करें कि ये जो है रिजर्वायर, ये रिजर्वायर कैसा है, यहाँ पे लेवल ये फिक्स रहता है, इतना ही वाटर रहेगा ऑलवेज, यहाँ से वाटर आएगा और इसमें फिल हो जाएगा, यहाँ से वाटर आएगा और इसमें फिल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट हेड रिजर्वायर। कांस्टेंट हेड रिजर्वायर है जिसका हेड जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो वाटर फ्लो भी हो जाएगा तो भी यहाँ पे हेड जो है, ये हेड लेवल जो है ये मेंटेन रहेगा, इसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये आपका लेंथ ऑफ द सैंपल है, ये आपका लेंथ ऑफ द सैंपल है। यहाँ पे लगे होते हैं 2 पीजोमीटर। पीजोमीटर का क्या काम होता है? पीजोमीटर पढ़ा है एफएम के अंदर, बताइएगा पीजोमीटर का क्या काम होता है? यहाँ पे लगे हैं आपके 2 पीजोमीटर और इनमें वाटर लेवल है कुछ, इसमें इतना है और इसमें वहां तक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हेड लॉस हो जाएगा, या अवेलेबल हेड या हेड लॉसिंग कॉजिंग द फ्लो हो जाएगा। ये 1 बोल दो या 2 बोल दो तो H1 माइनस H2 कर देंगे, तो ये दोनों का हेड लॉस हो गया, हेड लॉस का हेड डिफरेंस हो गया H। क्लियर हुआ? अब आते हैं फॉर्मूला पे। तो K क्या होता है? K का फॉर्मूला परमिटिविटी का QL अपॉन में QL अपॉन में AH, ये होता है फॉर्मूला। QL अपॉन में AH। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल मास। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल मास, Q इज द
डिस्चार्ज, यहाँ पे लिख दो डिस्चार्ज L is the length of the soil sample, A area of cross section area, और H is the piezometric head difference या head causing the flow कह सकते हो। तो क्रॉस सेक्शन एरिया और ये हो गया हेड causing the flow, हेड causing the flow। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, परमिएबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट है, इसके अंदर ये रिजर्वायर जो है ये कांस्टेंट हेड रिजर्वायर है, यहाँ से वाटर फ्लो किया, सॉइल सैंपल से पास होता हुआ इस टैंक के अंदर आगे रिटेन हो गया। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हमें, परमिएबिलिटी QL अपॉन में AH। नोट करके डन करिएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, और बाकी नोट करके डन करिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा ये पूछते हैं कि कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट जो होता है किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल होता है, तो इट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लिखते रहो, एक पॉइंट और ऐड कर दो, इट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, इट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। इतना टाइम लग रहा है नोट करने में क्या? डन, वेरी गुड। अब आते हैं अपन वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड, इस पे आते हैं अपन नेक्स्ट, वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड। आइए, नेक्स्ट इज सेकंड वेरिएबल हेड स्लैश फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। वेरिएबल या फॉलिंग का मतलब क्या है, जिसके अंदर हेड जो है, हेड ऑफ वाटर इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द टेस्ट। हेड ऑफ वाटर कांस्टेंट नहीं रहेगा थ्रू आउट द टेस्ट, इट विल बी वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। T0 पे इनिशियल हेड था, फिर T1 पे कुछ हेड लॉस हुआ, T2 पे फिर कुछ हेड लॉस हुआ, T3 पे कुछ हेड लॉस हुआ, तो T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4, इस तरह से टाइम के साथ साथ हेड क्या करेगा अपन का वेरी करेगा।
ये किस में होता है? ये होता है आपका वेरिएबल या जिसको बोलते हैं फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट। इट इज हैपन इन वेरिएबल और फॉलिंग हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट। चलिए तो इसका डायग्राम बनाइए सबसे पहले तो, उसके बाद अपन इसको फॉर्मूला लिखेंगे, किस तरह से फॉर्मूला होता है। इसमें शेप पेप नहीं आते क्या इसमें? ये है ना, चलिए ये क्या है आपका सॉइल सैंपल, ये है आपका सॉइल सैंपल। हेड जो मेजर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इस बॉटम टैंक, कहां से मेजर करेंगे? इस बॉटम टैंक के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। स्टार्टिंग अगर बात करें तो स्टार्टिंग में हेड जो था वो कुछ यहाँ पे था। आफ्टर टाइम t इट विल कम्स टू दिस। तो ये हो गया आपका H1 या H0 बोल सकते हो इनिशियल हेड। दिस इज कॉल्ड H2। ये हो गया H1 इस वाटर लेवल के, और ये हो गया H2। जब क्या था? टाइम T1 था, और यहाँ पे टाइम क्या हो गया? T2 हो गया। टाइम कितना T1 था, टाइम T2 हो गया, तो हेड लॉस हो गया। तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। T3 होगा और नीचे चला जाएगा, T4 होगा और नीचे चला जाएगा। तो हमने क्या किया? T1 और T2 दो हेड को अपन ने यहाँ पे शो किया है। क्लियर? ये आपका L लेंथ ऑफ द सॉइल मास, ये लेंथ ऑफ द सॉइल मास। डन। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टैंड पाइप। स्टैंड पाइप, इसको बोलते हैं स्टैंड पाइप। क्लियर हुआ? या ट्यूब कह सकते हैं। फॉर्मूले की अगर बात की जाए, फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो 2.303 लिखिएगा, के का 2.303 AL अपॉन में 80 log बेस 10 H1 अपॉन में H2 लिखिएगा। 2.303 AL अपॉन में 80 log बेस 10 H1 अपॉन में H2, ये है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे बात आ रही है ए क्या होगा आपका? ए होगा एरिया ऑफ स्टैंड पाइप। स्टैंड पाइप का एरिया, स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ स्टैंड पाइप। कैपिटल ए की बात करें तो एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, एरिया ऑफ सॉइल सैंपल। अगर एल की बात करें तो लेंथ ऑफ द सैंपल। टी की बात करें तो टी क्या होगा बताइएगा? टी कौन सा टाइम होगा ये बताइए? टी टाइम ये होगा या ये होगा, या फिर दोनों में से कोई सा भी नहीं होगा? बताइएगा टी टाइम कौन सा होगा, बताइए। पता है कि नहीं पता? टी टाइम वो टाइम होगा जब हमारा सॉइल मास कहां से फ्लो करा, तो T1 से T2 की तरफ। जब वाटर हमारा कहां से T1 से T2 की तरफ आ जाएगा, तो उस समय पे जो टाइम होगा वो क्या होगा? आपका T होगा। आगे बात समझ में? ना तो ये T1 होगा ना या T2 होगा। T1 से T2 जब फ्लो किया तो क्या होगा कंडीशन? वो होगा आपका T। तो टाइम इन सेकेंड। ठीक है, ये कौन सा टाइम हो गया? समझ में आ गया?
टाइम इन सेकंड होगा। कौन सा टाइम? जब वो वहां से यहाँ तक आया। सेकंड का जो यूनिट होगी वो यूनिट देखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग टाइम इसको लिख लो। जब H1 से H2 की तरफ फ्लो किया, जब हेड जो था H1 इज दी हेड ऑफ वाटर एट टाइम T1, क्या होगा H1? H1 लिखिएगा, H1 इज दी हेड ऑफ वाटर एट टाइम T1 and H2 is the head of water at time T2. H2 is the head of water at time T2. H1 is the head of water at time T1. क्लियर हुआ? इस डायग्राम को नोट कर लीजिए और फिर डन करिए, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं आपके गेट के अंदर। 2.303 AL अपॉन में 80 log बेस 10 H1 अपॉन में H2। तो H1 से H2 जब हेड कहाँ पहुंचा, H1 से H2 पहुंचा, उस समय कितना टाइम लगा? उस समय कितना टाइम लगा? क्लियर हुआ? वो टाइम होगा T, T1 टू T2 कितना टाइम लगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉलिंग हेड H1 टू H2, वो टाइम होगा T। तो ये फॉलिंग हेड दिख रहा है साफ, क्योंकि यहाँ पे हेड क्या होता है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है और चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या है, ये फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड है ये। हो गया? वेरी गुड। अब आते हैं अपन एक न्यूमेरिकल पे। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो कर नहीं पाओगे। एक न्यूमेरिकल करिएगा, दो न्यूमेरिकल करेंगे। एक तो करेंगे अपन परमिएबिलिटी के ऊपर, कौन सी? इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी को कैलकुलेट करने का, और दूसरा करेंगे अपन इस वेरिएबल हेड पे। ठीक है, तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, a horizontal stratified soil, a stratified horizontal stratified soil deposit consists of three layers, each uniform, है ना, three layers. The permeability of the layer, the permeability of the layers are 8 into 10 to the power 4, comma 50 into 10 to the power minus 4 and 15 into 10 to the power minus 4। ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड देयर थिकनेस आर 6 centimeter, 3 centimeter and
12 centimeter. Find the average permeability. Find the average permeability of the soil deposit in horizontal direction and vertical direction. ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, नोट करिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई डाउट है तो बताइएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन लिखा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ 3 layers. The permeability of the layers are 8 into 10 to the power minus 4, 50 into 10 to the power minus 4, and 15 into 10 to the power minus 4 in centimeter per second. Their thickness are 6 meter, 3 meter, 6 centimeter, 3 centimeter, and 12 centimeter. Find the average permeability of the soil deposit in horizontal direction and vertical direction. तो दोनों फॉर्मूले का यूज हो जाएगा, दोनों फॉर्मूले कैलकुलेट कर लीजिए दोनों फॉर्मूले से और बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। इक्विवेलेंट परमिटिविटी इन एक्स डायरेक्शन एंड इक्विवेलेंट परमिटिविटी इन वाई डायरेक्शन, बताइएगा सॉल्व करके। टाइम दे दें आपको 3 मिनट्स काफी है, 2 से 3 मिनट का है तो मैक्सिमम अपन 3 मिनट आपको दे देते हैं। स्टार्ट, ठीक है। के इक्विवेलेंट एक्स डायरेक्शन में निकालो और के इक्विवेलेंट वाई डायरेक्शन में निकालो, दोनों का आंसर बताओ कितना आ रहा है परमेबिलिटी का। डाटा आपको गिवन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, इससे प्लस ही होगा लेवल। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ताकि आप उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना और कैलकुलेशन कैसे क्या होती है थोड़ा सा सीख जाएंगे, क्या लैंग्वेज होगी उसके अंदर ही। बाद में ये पूछ लेगा जो थिकनेस है सेकंड लेयर की वो क्या होगी, ट्वाइस होगी थिकनेस फर्स्ट लेयर की और हाफ होगी थिकनेस थर्ड लेयर के, तो कुछ इस तरह से वो स्टेटमेंट दे देगा। फिर पूछ लेगा, बोल देगा इसमें तो परमेबिलिटी जो है, जो परमेबिलिटी तो है वो क्या कह देगा, जैसे जो परमेबिलिटी है वो फर्स्ट लेयर की जो है वो आपकी 1/4 होगी सेकंड लेयर के या 3 टाइम्स होगी फोर्थ लेयर के। तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप बना के देगा, वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपको रिलेशनशिप बना के देगा, उस रिलेशन के थ्रू वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करिए। वो रिलेशन में पूछेगा कितना टाइम्स होगा K1 K2 के इतना टाइम से, H1 H2 के इतना टाइम से, तो वो रिलेशन बोलेगा, उस रिलेशन को सॉल्व करके फिर आपको पुट करना है इसके अंदर। कंसेप्ट यही रहेगा। तो एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। आपको अभी वापस फॉर्मूला रिवाइज कराया और पिछली वाली क्लास में पूरा बताया ही था। सॉल्व करिए, लास्ट 1.5 मिनट्स, लास्ट 1.5 मिनट्स आराम से सॉल्व करिए। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। श्रेया एन स्नेहल, लास्ट 1 मिनट।
लास्ट 5 सेकेंड्स, टाइम्स अप। देखिए आ गया, किसका आया? श्रेया का 38.57। 38.57 10 टू द पावर -4 इन हॉरिजॉन्टल। नहीं बेटा, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हुई होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। और वर्टिकल नहीं निकला। स्नेहल आपका चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं अपन सॉल्यूशन के ऊपर। 13.0 -4, हाँ अब सही है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। चलिए अब नो डाउट। सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम डायग्राम चाहो तो बना लो, नहीं तो पिक्चर आपको माइंड में क्लियर होगा कि ये हमारा एक सॉइल मास है, 3 लेयर्ड सॉइल है, K1 K2 K3। K1 की वैल्यू जो है 8 × 10 टू द पावर -4 है। K2 की वैल्यू जो है 50 × 10 टू द पावर -4 है। और K3 की वैल्यू जो है 15 × 10 टू द पावर -4 है। किसके अंदर? इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। H1 जो थिकनेस है, H1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, H2 is 3 सेंटीमीटर, H3 is 12 सेंटीमीटर। वाटर जो फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है? एक बार तो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, तो अपन पहले हॉरिजॉन्टल वाला केस ले लेते हैं। तो K इक्विवेलेंट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ KH अपॉन में समेशन ऑफ H। समेशन ऑफ KH कितना? तो K1 H1, 3 लेयर है तो K2 H2 एंड थर्ड है तो K3 H3। जितनी लेयर होंगी उतना ऐड कर देंगे, और नीचे H1 + H2 + H3। डन। तो यहाँ पे देखिएगा K1 इज 8 × 10 टू द पावर -4, H1 6 + 50 × 10 टू द पावर -4, H2 3 + 15 × 10 टू द पावर -4, और ये 12। H1 H2 and H3 6 + 3 + 12, 8 × 10 to the power -4 × 6, 50 × 10 to the power -4 × 3 और 15 × 10 to the power -4 × 12। यहां से जब सॉल्व करा तो कितना आ रहा है? 13.04 × 10 to the power -4। बिल्कुल kx कितना आ रहा है आपका? 18 आ रहा होगा बेटा, 13 तो ky आ रहा होगा, 18 आ रहा होगा, 18 × 10 to the power -4। यहाँ से आ रहा है 18 × 10 to the power -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये होगा आपका K इक्विवेलेंट इन x डायरेक्शन। हुआ? यही आ रहा है। स्नेहल, श्रेया का तो आ गया। स्नेहल फिर अपन आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ky। ky मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। चलिए वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो फॉर्मूला ky, या इसको बोलते हैं K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट इन y डायरेक्शन समेशन ऑफ h अपॉन समेशन ऑफ h by k था। H1 + H2 + H3 डिवाइडेड बाय H1 अपॉन में K1 + H2 अपॉन में K2 + H3 अपॉन में K3। यही है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। H1 अपॉन में K1, H2 अपॉन में K2 एंड H3 अपॉन में K3। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।
इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना था? 6 + 3 + 12। ठीक है, ऋत्विक, ऋत्विक, ठीक है। कितना था? 6 + 3 + 12। H1 6 डिवाइडेड बाय K1 + 2 3 डिवाइडेड बाय K2 H3 12 डिवाइड बाय, अब K1 K2 K3 कितना था? 8 50 एंड 15 है ना, 8 50 एंड 15। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आंसर आपका क्या आ रहा है? यहाँ से आंसर क्या आ रहा है आपका? यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 13.04 × 10⁻⁻4। 13.04 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखाया था जब हमने परमेबिलिटी पढ़ा था, और परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड जब सॉइल पढ़ा था, वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा था कि kx और ky, क्या लिखा था वहां पे? kx और ky अगर कैलकुलेट करेंगे तो परमिएबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ग्रेटर देन द परमिएबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो परमिएबिलिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो ज्यादा होगी किससे? परमिएबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था वहां पे एक नोट के अंदर, के इक्विवेलेंट, क्या लिखा था आपने? के इक्विवेलेंट इन एक्स डायरेक्शन शुड बी ग्रेटर देन के इक्विवेलेंट इन वाई डायरेक्शन। अब इसको प्रूव करने का समय आ गया। देखिए हमारा के इक्विवेलेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना आया, इस क्वेश्चन से ही देख लो सर, वो था 18 × 10⁻⁻4, और ये कितना आया? 13 × 04 × 10⁻⁻4। तो कौन सा ज्यादा है? तो के एक्स जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी के वाई। तो वो हो गया प्रूव कि इक्विवेलेंट डायरेक्शन जो होगा परमिएबिलिटी इन एक्स डायरेक्शन शुड बी ग्रेटर देन द इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी इन दी वाई डायरेक्शन। डन, बताइए। तो इसी के बेसिस पर और न्यूमेरिकल आएंगे, थोड़ा सा वो उसको ट्विस्ट कर देंगे, पर फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। बस थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना है कि उसमें रिलेशनशिप बनाने के, ट्वाइस है या थ्राइस है या उसका हाफ है या 1/6 है परमिएबिलिटी, बस इस तरह से स्टेटमेंट गिवन होगा। चलिए रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? बताइए, नोट कर लीजिए, और अगर रेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डन, वेरी गुड। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फॉलिंग हेड का। फॉलिंग हेड का क्वेश्चन लिखिए, इन अ फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, इन अ फॉलिंग हेड permeability, in a falling head permeability test, the head causing flow, the head causing flow, the head causing flow was initially 90 centimeter, initially 90 centimeter, and its drop to 6 centimeter. कितना ड्रॉप हो गया? ड्रॉप टू 6 centimeter in 15 minutes. How much time it will take? In 15 minutes. तो वो टाइम आ गया समझ में? जो टाइम हम बात कर रहे थे वो टाइम क्या आएगा? वो टाइम क्या आएगा? वो 15 आएगा। क्यों बताया था कि H1 से H2 जब हेड फॉल करेगा तो कितना टाइम होगा? वो T टाइम होगा ना, तो वो T1 होगा ना वो T2 होगा। तो वही हो गया। देखिएगा हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी, कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी head to fall
फॉल 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है इन अ फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, एक फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट हमने किया है। द हेड कॉजिंग द फ्लो was इनिशियली कितना था 90 सेंटीमीटर था और ये ड्रॉप हो गया 6 सेंटीमीटर इन 15 मिनट्स। तो H1 हो गया 90 सेंटीमीटर, H2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम आपको पता है कितने मिनट में ड्रॉप हुआ, 15 मिनट्स के अंदर। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए जब वो हेड कितना फॉल हो जाए, 45 सेंटीमीटर फॉल हो जाए, ठीक है। 45 सेंटीमीटर जब वो फॉल हो जाए उसके लिए कितना हेड रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? तो फिर टाइम दें आपको, है ना। अब टाइम स्टार्ट्स, इसमें भी 3 मिनट देते हैं, काफी है। 3 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन, ट्राई करिएगा। स्टार्ट्स, जितना हो उतना ट्राई करो, जितना बन पाता है उतना ट्राई करो, है ना। 3 मिनट्स है आपके पास, स्टार्ट। तो बताइए, हुआ सॉल्व, कुछ आया आंसर? लास्ट 1 मिनट। थ्री पॉइंट 82 मिनट। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड? 3.82 मिनट आपका आंसर आ रहा है। हाँ, हेलो, 3.82 मिनट। इतना कैसे कमा सकता है? जब बात ये हो रही है, लास्ट 25 सेकेंड, जब बात ये हो रही है कि जब वो 90 से 6 सेंटीमीटर फॉल किया तब उसको 15 मिनट्स लग गए, और फिर उसके बाद मतलब 84 हो गया। अब 84 से जब वो कितना, या फिर 90 से वो कितना आएगा 45, तो उसको कितना सिर्फ 3 मिनट लेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों, पॉसिबल है क्या? चलिए, टाइम्स अप, ठीक है, टाइम्स अप। ऐसा पॉसिबल है क्या, मुझे तो ये बताओ। इज दिस पॉसिबल कि जब वो 6 सेंटीमीटर फॉल करने पे उसे 15 मिनट लग रहे हैं, तो 45 सेंटीमीटर फॉल करने पे 3 मिनट 82 कैसे लग सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, डन।
अब क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। H1 हमें गिवन है, H1 हमें गिवन है, हार्ड causing the flow was initially is 90 सेंटीमीटर। सर क्या बोल रहा है, ड्रॉप्स बाय 6 सेंटीमीटर। तो H जो है वो ड्रॉप हो गया, मतलब H2 आ जाएगा, H1 माइनस ड्रॉप 6 मतलब 90 माइनस 6 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर, H2 की वैल्यू क्या आ गई, 84 सेंटीमीटर। डन। H1 था 90 सेंटीमीटर। H1 से H2 चलने में टाइम कितना लगा, फॉल होने में 15 मिनट्स का लगा। कितना लगा, 15 मिनट्स का टाइम रिक्वायर हुआ। यहां तक क्लियर सभी को? हाँ, H2 बेटा 6 नहीं है, H2 6 ने ड्रॉप हुआ, ये क्या बोल रहे हैं, ड्रॉप टू 6 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर ड्रॉप टू 6 सेंटीमीटर आफ्टर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में वो ड्रॉप हुआ है, तो वो नहीं है, वो ड्रॉप हुआ है तो वो 84 हो गया। 6 सेंटीमीटर कमा तो वो 84 हो गया। कितना टाइम, 15 मिनट से। तो H1 से H2 चलने में कितना टाइम लगा, ये जो आपकी ट्यूब थी और इसके अंदर ये था आपका H1 और ये था आपका H2, ये है बेटा वो 6 सेंटीमीटर। तो ये था 90 और ये कितना हो गया 84। यहां से यहां तक चलने में, H1 से H2 तक चलने में कितना टाइम लगा, 15 मिनट। तो ये क्या हो गया, ये टाइम कितना हो गया, 15 मिनट। ये दे रखा है। अब आया क्वेश्चन समझ में, H2 6 नहीं था, यही तो गलती कर दी। अब आया समझ में सभी को, बताओ। यस, तो अब सॉल्व करें। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्वेश्चन को और समझिए, पहले तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो सर यहां से क्या होगा, ये सब चीजें हमारे पास आ गई। यहां से क्या होगा, उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड। हमें तो टाइम रिक्वायर्ड निकालना है जब हेड फॉल हो जाए कितना, 45, मतलब वो 90 से 45 हो जाए। सपोज करिए 90 है और यहाँ पे H क्या हो जाएगा, ये 45 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे ये 90 सेंटीमीटर था। तो इस 90 से 45 सेंटीमीटर के होने पे कितना टाइम लगा, ये टाइम निकालना है। ये टाइम ये नहीं होता, मैं बताऊं, ये टाइम निकाला यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। 6 सेंटीमीटर को ड्रॉप होने में तो कितना लगा था, 15 मिनट। तो इस तरह से बाकी जो रिमेनिंग 45 सेंटीमीटर को ड्रॉप होने में कितना टाइम लगा, ये कैलकुलेट करना है। अब आ गई बात समझ में। तो 90 से 45 है ना, आइएगा अब देखते हैं। फॉर्मूला है फॉलिंग हेड का, K इज इक्वल टू 2.303 AL अपॉन में 80 log base 10 H1 by H2। अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो सर इस फॉर्मूले में केवल टाइम और हाइट के अलावा कुछ भी नहीं है, टाइम और हेड ऑफ वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी सब क्या है, सब कांस्टेंट ले लो, बाकी सबको एक जगह ले लो और उसको कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, देखिएगा। ना तो यहाँ पे परमिएबिलिटी गिवन है, ना यहाँ पे एरिया गिवन है, ना लेंथ ऑफ सैंपल गिवन है, ना एरिया ऑफ सॉइल क्रॉस सेक्शन गिवन है। क्या H1 H2 गिवन है और T गिवन है, H1 H2 गिवन है और T गिवन है। क्लियर हुई कहानी। तो हम क्या करेंगे, 2.303 कांस्टेंट, कांस्टेंट सब एक तरफ ले लो, ये A बस इतना ही कांस्टेंट है, A और K। 2.303 AL अपॉन में A के, T उधर चला जाएगा, T डिवाइडेड बाय log बेस 10 H1 अपॉन में H2। भाई जिसकी वैल्यू नहीं पता वो तो कहां से लाओगे, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वो तो सर कहां से लाएंगे। तो जो पता है वो रख दो उधर। 150.69, वेरी गुड। किसने निकाला ये, वापस श्रेया, गुड, वेरी गुड। अब सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो हमने क्या किया कि जो कांस्टेंट है जिनका नहीं पता वैल्यू, उनको एक तरफ लेकर, जैसे AL नहीं पता 2.303, A और K, T तो पता था तो T यहाँ पे ले गए और सब नीचे लिया है। तो ये रिलेशनशिप बन गया हमारा, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में वैल्यू पुट कर दो, 2.303 तो कांस्टेंट है AL अपॉन में AK, और यहाँ पे T 15 मिनट्स, log बेस 10 H1 अपॉन में H2 90 अपॉन में 84,
यहां से वैल्यू क्या निकल के आई, यहां से वैल्यू क्या आई बेटा श्रेया बताइए, 500.61 मिनट निकल के आई, 500.61 यही आई थी, कुछ इस तरह से आ रही होगी 500.61। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है सर टाइम, कैलकुलेट क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। अब टाइम कैलकुलेट करना है तो क्या करें, अगेन फॉर्मूला लिखें, k इज इक्वल टू 2.303 al अपॉन में 80 log बेस 10 h1 अपॉन में h3। अब h3 आ जाएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, हेड फॉल किया 90 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक में कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ, ये टाइम भी तो कैलकुलेट करना है, यही तो कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ सभी को, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में H1 और H3 आएगा, 90 से 45 सेंटीमीटर जब फॉल हुआ तो उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ इन मिनट्स, यू कैन कैलकुलेट, यही तो कैलकुलेट करना है। तो टाइम एक तरफ लेके चला जाओ, बाकी सारी चीजें एक तरफ, तो टाइम तो क्या सीधे इधर ले गए, टाइम ये इधर हो गया 2.303 al अपॉन में ak, यहाँ पे हो गया कांस्टेंट है इनटू log बेस 10 h1 बाय h3, पुट कर दो 2.303 al अपॉन में ak कितना 500.61 था, अभी मैंने लिखा था इससे पहले 500.61, इसको मल्टीप्लाई करो तो बस log बेस 10 से h1 कितना 90, हेड कितना चाहिए 45 सेंटीमीटर पे चाहिए, तो बताइएगा टाइम कितना आ गया 150.69, बिल्कुल सही है 150.69 मिनट्स, ये है आपका आंसर। डन, कोई डाउट तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। ये था आपका इसका प्रीवियस स्लाइड, नोट करके डन करिएगा। ये पेज हो गया नोट, कोई डाउट है तो इसमें बता दीजिए। यहाँ से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, उस कांस्टेंट की वैल्यू 2.303 एल अपॉन में AK की वैल्यू, जो उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये नोट होके डन करिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। ले लीजिए नेक्स्ट, यहाँ पे अपन ने उसकी वैल्यू पुट करी कांस्टेंट की, और 90 टू 45 कितना 45 सेंटीमीटर जब हेड हो गया तो उसके लिए कितना वैल्यू आएगी टाइम की, 150.69, कितनी आएगी 150.69। ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए डन करिए फास्ट, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड, आइए नेक्स्ट टॉपिक ये तो हो गया हमारा लैब मेथड्स, अब आते हैं हम फील्ड मेथड पे।
फील्ड मेथड की बात करें तो समझ में आ ही गया था कि वो मेथड जो इन सीटू या फील्ड पे जाके हम डिटरमाइन करेंगे उसको बोलते हैं फील्ड मेथड, और फील्ड मेथड पंपिंग इन और पंपिंग आउट टेस्ट होते हैं। तो जब हम फील्ड मेथड जब हम करेंगे तो रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे ज्यादा, किससे कॉरेस्पॉन्डिंग, लैब मेथड के कॉरेस्पॉन्डिंग। और अगर दूसरी बात अगर बात करें कि फील्ड पे जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जिस भी फील्ड में हम टेस्ट करें तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट वेल डक करेंगे, तो उसके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है, वो एक्विक्लूड है, एक्विटार्ड है, एक्विफ्यूज है, एक्विफर है, तो क्या होते हैं ये सारी चीजें, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो लिखेंगे अपन फील्ड मेथड। फील्ड मेथड कुछ थोड़ी सी थ्योरी लिख लो फील्ड मेथड के बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपन का एक एक करके मेथड्स। तो सबसे फर्स्ट लिखिएगा, लैब टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। फर्स्ट पॉइंट है लैब टेस्ट must be performed on must be performed on undisturbed soil, on undisturbed soil sample. Obtaining undisturbed sampling is very difficult, but obtaining undisturbed sample is very difficult. देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो लैब टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल पे करते हैं। अब ये क्या है सर, डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब? डिस्टर्ब्ड या अनडिस्टर्ब का मतलब है कि अगर अनडिस्टर्ब की बात करें, जहां भी हम फील्ड से उस सैंपल को लेके उसमें ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हुआ है, उनका कोई रीअरेंजमेंट ना हुआ, उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना हुआ हो, उसको बोलते हैं अपन अनडिस्टर्ब। अगर जब सॉइल सैंपल हमने जो ले लिया है ग्राउंड से, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसे हम बोलेंगे डिस्टर्ब। अगर सॉइल सैंपलिंग करते हुए जो सैंपल लिया है अगर उसका ग्रेन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो अनडिस्टर्ब, और डिस्टर्ब हो चुका तो उसे बोलते हैं डिस्टर्ब। तब बात देखिएगा डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब, तो अनडिस्टर्ब सैंपल लेना इट्स नॉट सो इजी, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपको मिल ही जाती है। इसके कारण जो आपका रिजल्ट होता है वो एक्चुअल रिजल्ट से वो डेविएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो लिखिएगा इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट द परमिएबिलिटी वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द लैब टेस्ट, the permeability value obtained from the lab test from the lab test may be quite different from the may be quite different from the true value। तो वो जो वैल्यू होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है किससे, ट्रू वैल्यू से। तो हम लैब में परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। दिस टेस्ट कैन बी डन इफेक्टिवली, या बात करें फील्ड मेथड is more accurate as compared to lab test। So field method is more accurate as compared to lab test, and the last point is that field test can be done effectively up to field test can be done effectively up to a depth of 30 मीटर, अप टू अ डेप्थ ऑफ। इफेक्टिवली जो बेटर रिजल्ट देगा वो 30 मीटर डेप्थ तक की देगा, उसके बाद अगर डेप्थ बढ़ाओगे तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा, डेविएट करने लग जाएगा। तो अप टू डेप्थ 30 मीटर गिव्स मोर रिलायबल रिजल्ट, गिव्स मोर रिलायबल रिजल्ट्स।
मोर रिलायबल रिजल्ट्स। क्लियर हुआ? नोट करिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट ये कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट के लैब टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। जो लैब टेस्ट करेंगे वो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल पे करते हैं। सेकंड कह रहे हैं कि बट ऑब्टेनिंग अनडिस्टर्ब्ड सैंपल इज वेरी डिफिकल्ट। पर जब अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग करने जब हम जाते हैं फील्ड के अंदर तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो वो क्या है, वो बड़ा डिफिकल्ट है। तो परमिबिलिटी वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द लैब टेस्ट इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो इसलिए जो परमिबिलिटी वैल्यू जो होती है लैब टेस्ट से वो बड़ी ही डिफरेंट होती है किसके करस्पॉन्डिंग, ट्रू वैल्यू करस्पॉन्डिंग। दिस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू से डिफरेंट होती है। फील्ड मेथड इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू लैब मेथड। ठीक है, फील्ड मेथड जो होगा ये मोर एक्यूरेट होता है क्योंकि हम ऑन साइट जाके हम टेस्ट करते हैं, कोई हमें सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, हमें जो नेचुरल उसका स्ट्रक्चर है वही आपको मिल जाता है। और फील्ड टेस्ट कैन बी डन इफेक्टिवली अप टू अ डेप्थ ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर डेप्थ तक के लिए इफेक्टिव होता है, मतलब जो रिजल्ट है वो मोर रिलायबल होगा। उस डेप्थ के बाद में रिजल्ट आपका रिलायबल नहीं होगा। क्लियर हुआ? मतलब रिजल्ट तो आएगा बट नॉट सो एक्यूरेट। तो इसकी वो लिमिट है कब तक, अप टू 30 मीटर तक। नोट करके डन करिएगा। डन, वेरी गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। मतलब जहां पे भी हम टेस्ट करने वाले हैं, जिस भी फील्ड पे हम टेस्ट करने वाले हैं उसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है, मतलब उसके नीचे का स्ट्रक्चर कैसा है। तो नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का मतलब अर्थ के सरफेस, हर सरफेस जहां पे हम क्या करने एक टेस्ट वेल या ऑब्जर्वेशन वेल डग करने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वहां किस तरह की फॉर्मेशन है, ये हमें पता करना होगा। तो 4 तरह की होती हैं, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। 4 टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है। अगर आपने सभी ने नाम सुना हो तो एक्वीफर, एक्वीफर, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड एंड एक्वीफ्यूज। 4 types of geological formations: aquifer, aquitard, aquiclude and aquefuge। ठीक है, अब एक एक करके 1 by 1 इनको देखेंगे, नोट कर लीजिए। कौन कौन सी? एक्वीफर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड एंड एक्वीफ्यूज। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की, वो है आपका एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? पोरस और परमेबल ओपनिंग। ऐसा स्ट्रक्चर जो पोरस भी है और परमेबल भी है। पोरस जो पानी को ले सके, वाटर को ले सके, और परमेबल जो वाटर को फ्लो करा सके, सिप भी कर सके, वाटर को फ्लो भी करा सके। पोरस एंड परमेबल। तो कैसी ओपनिंग? एक्वीफर आर दोज ओपनिंग विच आर पोरस, बोथ पोरस एंड परमेबल। ऐसी ओपनिंग कौन सी होगी, क्या एग्जांपल होगा ऐसी ओपनिंग का? तो ओपनिंग का एग्जांपल होता है आपका सैंड, जिसको बोल सकते हैं, और ग्रेवल। ये जो क्या है आपके एक्वीफर है। तो लिखिएगा इसके अंदर, एक्वीफर के अंदर पोरस एंड परमेबल, सीधे से इतना ही लिख दो, एक ही वर्ड काफी है। पोरस, पोरस एंड परमेबल फॉर्मेशन, परमेबल इन नेचर। कैसा होगा एक्वीफर? पोरस एंड परमेबल। एग्जांपल की बात करें कि पोरस एंड परमेबल में क्या होता है, सैंड इज द एग्जांपल ऑफ एक्वीफर। क्या है आपका एग्जांपल? सैंड, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल। तो सैंड एंड ग्रेवल लिख सकते हैं, सैंड एंड ग्रेवल इज द एग्जांपल ऑफ एक्वीफर। अब आते हैं एक्वीटार्ड पे। एक्वीटार्ड का मतलब होता है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे धीरे धीरे साइज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। एक्वीफर पोरस एंड परमेबल था, एक्वीटार्ड का था पोरस बट लेस परमेबल। कैसी ओपनिंग होती है, कैसी फॉर्मेशन होती है? पोरस बट लेस परमेबल,
पोरस बट लेस परमिएबल। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, पोरस बट लेस परमिएबल की एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा सर? पोरस तो है, वाटर को सीप तो कर पाएगा, वाटर को ड्रेन नहीं कर पाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब तो कर, वाटर को ड्रेन नहीं कर पाएगा, वो उसकी बात करें तो वो एग्जाम्पल कौन सा होगा? सिल्ट। सिल्ट इससे फाइन है, फाइन है, वाटर को तो एब्जॉर्ब करता ही है, पर सीप जब करेगा, जब उसकी बात आ रही है कि फ्लो करने की, तो वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। एक्विक्लूड, एक्विक्लूड, एक्विक्लूड के अंदर पोरस कैसा होता है? पोरस बट इम्परमिएबल। इम्परमिएबल मतलब पोरस तो होगा पर परमिएबिलिटी नहीं होगी, वाटर को पास नहीं करेगा। ऐसा कौन सा है? इससे फाइन पार्टिकल क्ले। क्ले कैसा होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है, पोरस होता है, परमिएबिलिटी नहीं होगी, वाटर को वो होल्ड कर लेता है। एक्वीफ्यूज, एक्वीफ्यूज का मतलब क्या होता है? नाइदर पोरस, ऐसी ओपनिंग ना तो पोरस हो, नाइदर पोरस नॉर परमिएबल, नाइदर पोरस नॉर परमिएबल। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? रॉक। रॉक को कभी आपने वाटर के बड़ा एक रॉक का अगर बात करें, बड़ा एक रॉक का टुकड़ा लिएगा, उसको आप पानी के अंदर डालिएगा बकेट के अंदर, अगले दिन आप निकाल के उसको वाइप करिएगा कपड़े से पहुंच के, उसके बाद उसको जब तोड़ोगे तो अंदर से क्या निकलेगा? ड्राई। क्यों? क्योंकि ना तो वो पोरस था ना वो परमेबल है। तो ऐसी ओपनिंग को बोलते हैं एक्वीफ्यूज। नोट करिएगा, एक्वीफर आर पोरस एंड परमेबल, बोथ पोरस भी होता है परमेबल होता है, सैंड और ग्रेवल। एक्विटार्ड पोरस बट लेस परमेबल, एक्वीक्लूड पोरस बट इम्परमेबल। क्ले जैसे जैसे आपकी साइज स्मॉल होती जा रही है वैसे वैसे परमेबिलिटी कम होती है। हम पढ़ चुके हैं ना, परमेबिलिटी की टेबल बनाई थी हमने, याद आया किसी को कुछ? टेबल जब हमने बनाई थी परमेबिलिटी की, उसके अंदर क्या लिखा था? उसमें सर यही तो लिखा था कि साइज जैसे जैसे कम होगी, साइज जैसे जैसे कम होगी, जैसे परमेबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। तो 1 से ज्यादा थी आपके ग्रेवल की, 1 से 10⁻³ सैंड की, 10⁻³ से -7 थी सिल्ट की, -7 से कम थी क्ले की। उसी तरह से उसी की बेसिस पे यहाँ देख लीजिए। नोट कर लीजिए, ये है आपकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्विटार्ड एंड एक्वीफ्यूज। और नोट करके डन करिएगा। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आएगा कि एक्वीफर है, या आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है किस तरह की फॉर्मेशन होती है, एक्वीफर या एक्वीक्लूड या एक्विटार्ड या एक्वीफ्यूज, कुछ भी पूछ सकता है, फिर क्या एग्जाम्पल होता है। चलिए हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सबसे पहले पंपिंग आउट टेस्ट। सबसे पहला क्या है? हेडिंग डालिएगा। पंपिंग आउट टेस्ट। दो टेस्ट है, पंपिंग आउट एंड पंपिंग इन टेस्ट। बात आ रही है पंपिंग आउट टेस्ट की। पंपिंग आउट टेस्ट में लिखिएगा, इट इज अ मोर एक्यूरेट मेथड। ये जो होता है ये मोर एक्यूरेट मेथड है परमिबिलिटी को डिटरमाइन करने का। लिखिएगा, द पंपिंग आउट टेस्ट इज मोर जनरल एक्यूरेट मेथड, the pumping out test is more accurate
method is more accurate method for permeability determining for permeability determination for permeability determination below the water table. Below the water table. ठीक है। अब इसमें दो थ्योरीज होती हैं, एक तो होता है थीम्स थ्योरी और एक होती है आपकी ड्यूपेट्स थ्योरी। इसको नोट करिएगा। इसमें क्या होती है आपकी थ्योरीज होती हैं, एक तो होती है थीम और एक होती है आपकी ड्यूपेट्स थ्योरी। एक होती है आपकी थीम और दूसरी होती है आपकी ड्यूपेट्स थ्योरी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बाय थीम्स थ्योरी एंड बाय ड्यूपेट्स थ्योरी। तो there are two theories for the determination of permeability. There are two theories for the determination of permeability. फर्स्ट अगर बात करें और सेकंड थीम्स THEIMS थीम्स थ्योरी या बोल सकते हैं थीम्स इक्वेशन एंड ड्यूपेट्स इक्वेशन या ड्यूपेट्स थ्योरी। नोट करिएगा कि दो थ्योरीज होती हैं फॉर डिटरमाइनिंग द परमेबिलिटी, थीम्स थ्योरी एंड ड्यूपेट्स थ्योरी। द फर्स्ट वन इज द थीम, अनदर वन इज द ड्यूपेट थ्योरी। नोट करके रन करिएगा। एक होती है थीम स्टोरी और दूसरी होती है आपकी ड्यूपेट स्टोरी। अब ये जो एक्वीफर होता है इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। एक्वीफर जो होता है इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट इज द कन्फाइंड एक्वीफर, अनदर वन इज द अनकन्फाइंड एक्वीफर। नोट हो गया। इसके बाद चलते हैं। Aquifer is of two types. The first one is the confined aquifer and the another one is the unconfined aquifer. एक होता है confined और एक होता है unconfined. Confined aquifer की अगर बात करें तो दो impermeable लेयर के बीच से जो वाटर को ड्रेन आउट करेगा इट इज नोन एज द confined aquifer, and if the water is drawn above the impermeable layer it is known as unconfined aquifer. डायग्राम देखिएगा, ये आपका दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल और यहाँ पे कहीं आपकी एग्जिस्ट कर रही है ग्राउंड वाटर टेबल या बोल सकते हैं वाटर टेबल। ठीक। अब और सबसे पहला एक डायग्राम बना रहे हैं कि उसने वाटर कहाँ से ड्रेन आउट किया, यहाँ से। एक हमने वेल बनाया है, वाटर ड्रेन आउट कर रहा है कहाँ से, एक यहाँ से वाटर ड्रेन आउट कर रहा है, मतलब इम्परमेबल लेयर के ऊपर से। अगर यहाँ पे बात करें कि सर यहाँ पे इम्परमेबल लेयर है तो इस इम्परमेबल लेयर के ऊपर से वाटर ड्रेन आउट कर रहा है, इसको बोलेंगे अनकन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब क्या होगा कि ये हमारी ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से कुछ डिस्टेंस के ऊपर क्या है, इम्परमेबल लेयर है और वाटर जो अवेलेबल है वाटर टेबल वो कहीं यहाँ पे है, वाटर टेबल जो अवेलेबल है वो यहाँ पे। तो किसी दो इम्परमेबल लेयर के बीच में से, ये इम्परमेबल लेयर है, ये इम्परमेबल लेयर है, तो किसी दो इम्परमेबल लेयर के बीच से अगर वाटर ड्रेन आउट करेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम वाटर ड्रेन आउट करेंगे और इसमें यहाँ से हम वाटर ड्रेन आउट करेंगे तो इसको तो बोलेंगे दिस इज कॉल्ड
अनकन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? किसी दो चीजों के बीच में फंस जाना, कन्फाइंड। दिस इज कॉल्ड कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड का मतलब दो लेयर में, दो लेयर के बीच से वाटर को ड्रेन आउट कर रहा है। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों तीनों, ये सभी क्या है? आपकी इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब, इम्परमिएबल लेयर का मतलब जो वाटर को पास नहीं कर सके, मतलब रॉक, एक तरह से रॉक आ गया। तो यहां से अगर जब वाटर ड्रेन आउट करें दो इम्परमिएबल लेयर के बीच से, तो इसे कह देंगे अपन कन्फाइंड एक्वीफर। और एक इम्परमिएबल लेयर के ऊपर से वाटर को ड्रेन आउट करेंगे तो उसे बोलेंगे अनकन्फाइंड एक्वीफर। तब ये थ्योरीज तो दी ड्यूपिट्स और थीम, इन्होंने अनकन्फाइंड और कन्फाइंड दोनों के लिए फॉर्मूले दिए थे। इन्होंने क्या किया था? कन्फाइंड और अनकन्फाइंड दोनों के लिए फॉर्मूले दिए थे फॉर डिटरमाइनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को डिटरमाइन कर लो, चाहे उससे यील्ड डिटरमाइन कर लो, क्योंकि एनवायरनमेंट में उसी फॉर्मूले का यूज करके हम यील्ड डिटरमाइन करते हैं, कितना वाटर ड्रेन आउट किया, यील्ड। ठीक है, तो यहां से अपन इसकी परमेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। तो फॉर्मूला वही है, साइंटिस्ट वही है, और कंसेप्ट वही है, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के लिए। तो नोट करके डन करिएगा। नोट करके डन करिएगा। चलिए, नोट हुआ? जल्दी बताइए। अब आते हैं सबसे पहला अनकन्फाइंड एक्वीफर पे। अनकन्फाइंड का मतलब ये रहा अनकन्फाइंड एक्वीफर, मतलब जिसमें एक इम्परमिएबल लेयर के ऊपर से वाटर को ड्रेन आउट किया है। इसके लिए थिम्स एंड ड्यूपिट्स का क्या फॉर्मूला था डिटरमाइनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी? ठीक है, आइए। तो फर्स्ट लिखेगा, फर्स्ट फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए पहला फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू थीम्स इक्वेशन, एंड सेकंड फॉर्मूला ड्यूपिट्स इक्वेशन का। पहला थीम्स का और सेकंड ड्यूपिट्स का, अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए। थीम्स का फॉर्मूला लिखिएगा 2.303 K is equals to 2.303 Q log base 10 R2 by R1 अपॉन में पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। नोट कर लिया 2.303 Q log base 10 R2 by R1 पाई के तो उधर चला गया तो के नहीं आएगा इधर, के उधर चला गया तो पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। दोनों स्मॉल ही लिख दो, अगर ये दोनों स्मॉल लिख रहे हो, अगर ये बिग लिख रहे हो तो बिग। H2 स्क्वायर और H1 स्क्वायर दोनों स्मॉल है ना। तो H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ये लिखिएगा फॉर्मूला। किसके लिए? थीम्स थ्योरी के थ्रू अगर आपने क्या निकाला है, इस बार गेट के पेपर में भी अब की बार आया था 2021 वाला जो गेट पेपर था, इसके अंदर भी आपका ये क्वेश्चन आया था इन फॉर्मूलेस पे, इन थीम्स पे और डिपिट्स पे। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका कंसेप्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। डिपिट्स की बात करें, डिपिट्स की अगर बात करें तो लिखिएगा K is equals to 2.303 to log base 10
आर अपॉन में आर और पाई एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। 2.303 क्यू लॉग बेस 10 कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर नॉट कर दो और इसको एच नॉट कर दो, और एच कैपिटल एच स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये थे आपके अनकन्फाइंड एक्वीफर के फॉर्मूले। 2.303 क्यू 2.303 क्यू log base 10 R2 by R1 डिवाइडेड बाय पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। थीम्स के अकॉर्डिंग, ड्यूपिट्स के अकॉर्डिंग 2.303 क्यू log base 10 R by कैपिटल R by R नॉट डिवाइड बाय पाई कैपिटल H स्क्वायर माइनस स्मॉल h का स्क्वायर। डन हुआ? नोट कर लो, डन करो। जल्दी से नोट करके डन करिए फास्ट। अब आते हैं अपन कन्फाइंड एक्वीफर के फॉर्मूलेस पे। अब आते हैं हम कन्फाइंड एक्वीफर के फॉर्मूलेस पे। तो लिखिएगा कन्फाइंड एक्वीफर सेकंड है, ठीक है। पहला फॉर्मूला थीम्स इक्वेशन के थ्रू एंड सेकंड ड्यूपिट्स इक्वेशन के थ्रू। K is equals to 2.303 Q log base 10 R2 by R1 divided by 2 pi B H2 minus H1। लिखिएगा 2.303 Q log base 10 R2 by R1 divided by 2 pi B H2 minus H1। इसी तरह से अगर बात करें ड्यूपिट इक्वेशन के थ्रू तो K इज इक्वल टू 2.303 Q log base 10 कैपिटल R बाय R नॉट डिवाइडेड बाय 2 pi B कैपिटल H माइनस स्मॉल h नॉट। ये है फॉर्मूला ड्यूपिट्स एंड ये थीम्स। 2.303 Q log base 10 R by R naught 2 pi B H by H naught। नोट करके डन करिएगा फास्ट सभी। नोट करके डन करिएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब इसका डायग्राम देखना है। क्या करना है हमें? डायग्राम देखना है कि क्या है सर ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर नॉट, आर वन, आर टू, एच वन, एच टू, एच नॉट, बी, क्यू, ये सब हमें क्या करना है? देखना है कि अगर हम क्वेश्चन जब आता है, और इस बार आया हुआ है क्वेश्चन, गेट के अंदर क्वेश्चन था, ठीक है, डिपेट्स या थीम से ही क्वेश्चन था आपका। तो क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा जाता है प्रीवियस अगर क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर में तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन काफी सारे, एक नहीं काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा?
डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डायग्राम के थ्रू हम उन चीजों को पहचान पाएंगे कि इसमें R1 क्या है, R2 क्या है। ठीक है, चलिए तो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, आइएगा। सबसे पहले ये है आपका ग्राउंड लेवल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। क्लियर हो? इस ग्राउंड लेवल के अगर बात करें तो हम यहाँ पे एक मेन वेल एक हमने बनाया है, ये आपका है मेन वेल। इसको क्या कहेंगे, सेंटर में जो वेल बनाया मैंने एक, उसे अपन ने बोल दिया दिस इज दी मेन वेल। चाहे तो इसको साइड में लेके जा सकते हैं। इसको साइड में लेना है, रुको। ये है आपका मेन वेल, ये आपका मेन वेल। क्लियर हुआ? अब इस मेन वेल के नियर बाय हम क्या करेंगे, दो ऑब्जर्वेशन वेल को क्या करेंगे, डग करेंगे। तो हियर वी कैन कंस्ट्रक्ट और डग टू ऑब्जर्वेशन वेल। ये आपने दो ऑब्जर्वेशन वेल हमने क्या किए, कंस्ट्रक्ट कर दिए। दो ऑब्जर्वेशन हमने वेल क्या कर दिए, कंस्ट्रक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कुछ डेप्थ के ऊपर हमें क्या मिला कि सर यहाँ पे कहीं कुछ डेप्थ के ऊपर वाटर टेबल अवेलेबल थी। हमने यहाँ पे वाटर टेबल ड्रॉ करी, दिस इज कॉल्ड वाटर टेबल, दिस इज कॉल्ड वाटर टेबल। अब हो क्या रहा है, हमें यील्ड निकालनी है मेन वेल की, हमें परमिलिटी निकालनी है इस मेन वेल की। तो इस मेन वेल की परमिलिटी हमें जो कैलकुलेट करनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग डायरेक्ट परमिलिटी ऑफ मेन वेल, वी आर कैलकुलेटिंग द परमिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेल। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन वेल की परमिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। किसकी, इन ऑब्जर्वेशन वेल की परमिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं, ये है आपके ऑब्जर्वेशन वेल है, ऑब्जर्वेशन वेल है। क्लियर हुआ? दिस इज योर वेल नंबर 1 एंड दिस इज योर वेल नंबर 2। अब देखिएगा इन वेल्व्स के, इन वेल्व्स के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इन वेल्व्स के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। और हम क्या देख रहे हैं, जब हमने यहां से ड्रेन करना स्टार्ट किया, यहां से हमने वाटर का ड्रेन करना जब हमने स्टार्ट किया यहां से, तो वाटर लेवल क्या हुआ, फॉल हो गया। वाटर लेवल क्या हो गया, फॉल हो गया। कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया हमारा वाटर लेवल, और ये हमारा वाटर लेवल, ये हमारा वाटर लेवल क्या कर गया, फॉल कर गया। इस वाटर लेवल के फॉल करने से क्या हुआ, एक कर्व बना, और इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इस कर्व को हम कहते हैं ड्रॉ डाउन कर्व, ड्रॉ डाउन कर्व। वाटर लेवल क्या हुआ, फॉल किया है। जब हमने यहाँ से टेस्ट वेल से इनसे हम वाटर को ड्रेन आउट करने लगे तो वाटर लेवल फॉल कर गया, मतलब इस मेन वेल से वाटर निकालने तो वाटर लेवल फॉल कर गया। तो सभी के अंदर क्या हुआ, कुछ ना कुछ ड्रॉ डाउन दिखा। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है डिक्रीज इन दी वाटर टेबल, डिक्रीज इन दी वाटर टेबल, इसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन।
तो अगर हम बात करें, ये हो गया आपका एस, ड्रॉ डाउन ऑफ मेन वेल। ये हो गया आपका S1, ड्रॉ डाउन ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल फर्स्ट। ये हो गया आपका S2, ड्रॉ डाउन ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल 2। तो यहाँ पे भी तो कोई वाटर टेबल होगा, यहाँ पे भी तो कोई वाटर टेबल होगा, और यहाँ पे भी तो कोई वाटर टेबल होगा। उस वाटर टेबल के करस्पॉन्डिंग यहाँ ड्रॉ डाउन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ड्रॉ डाउन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ, क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अब क्या करना है, हमने कहा कि कुछ एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक सर्टेन डेप्थ के ऊपर एक इम्परमेबल लेयर प्रेजेंट है, मतलब ये रॉक की लेयर प्रेजेंट है एट अ सर्टेन डेप्थ। कुछ सर्टेन डेप्थ के बाद क्या प्रेजेंट है, एक इम्परमेबल लेयर प्रेजेंट है। डन, ये एक इम्परमेबल लेयर है, ये प्रेजेंट है, मतलब ये रॉक की लेयर है। चाहो तो इसको लिख दो, इम्परमेबल इम्परमेबल लेयर प्रेजेंट है। अब यहां से अगर बात करें एच नॉट कितना होगा, तो यह है होता है आपका हेड ऑफ द वाटर अवेलेबल, हेड ऑफ द वाटर अवेलेबल इन द वेल। ये हो गया आपका एच नॉट इन मेन वेल। ये होगा H1, हेड ऑफ द वाटर अवेलेबल इन द वेल H1, और ये H2, हेड ऑफ द वाटर अवेलेबल इन द वेल H3। H0, H1 और H3, H0, H1 और H2। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। अब आता है अपना नेक्स्ट जो है, वो नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की बात आती है। किसकी बात आ रही है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की बात आ रही है। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहां से होगा, एस मेन वेल के सेंटर से, जहां पे ड्रॉ डाउन कर्व अगेन का मीट हो रहा है वाटर टेबल पे, अगेन का मीट हो रहा है वाटर टेबल पे, जिस कॉल्ड आर, और इसी को कहते हैं हम रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। कहां से, वाटर टेबल जहां पे मीट हो रहा है ड्रॉ डाउन कर्व, वहां से सेंटर तक की डिस्टेंस हो गई कैपिटल आर। फिर अगर बात करें, दिस इज कॉल्ड आर नॉट, रेडियस ऑफ मेन वेल, दिस इज कॉल्ड आर नॉट, रेडियस ऑफ मेन वेल। यहां पे हम बात करें तो ये हो गया R1, रेडियस ऑफ, ये हो गया R1 ऑब्जर्वेशन वेल फर्स्ट, ये हो गया आपका R2, यहां से लेके यहां तक। क्लियर हुआ, R0, R1 एंड R2, ये भी क्लियर सभी को। R0, R1 एंड R2, यहाँ पे H0, H1 एंड H2, ये S, S1 एंड S2, ये भी क्लियर सभी को। जब नॉट नॉट करे तो इसको भी S नॉट ही कर दो, इसको भी क्या कर दो, S नॉट ही कर दो, S नॉट ही कर दो। ये जो वेल है, ये जो सबसे बड़ा वेल है, सेंटर वेल है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं मेन वेल। मेन वेल है ये वेल कौन सा है, मेन वेल है, ये ऑब्जर्वेशन वेल है। अब बात आ रही है किसकी, कैपिटल एच की, कैपिटल एच की। तो हेड ऑफ द वाटर अवेलेबल इन द एक्वीफर, ये है एच, कैपिटल एच की, ये हेड ऑफ द वाटर अवेलेबल इन द एक्वीफर की, कितना है उस इम्परमेबल लेयर से ऊपर, ये एक्वीफर, ये होता है आपका एच। क्लियर हुआ सभी को, तो इसमें हर एक चीज आपको क्लियर है। नोट कर लीजिए डायग्राम को, डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए फास्ट।
तो यहाँ पे आपको हर एक चीज जो भी फॉर्मूले हमने लिखी थी वो हर एक चीज आपको यहाँ पे शो हो रही है कि आर नॉट क्या है, एच नॉट क्या है, एच टू क्या है, एच वन क्या है। नोट करके ड्रॉ करें अच्छे से, फिर डन करिएगा। हाँ, बी क्या है? बी बेटा वो अभी आएगा, बी आएगा आपके कन्फाइंड एक्वीफर में। वहां देखो, बी वाला केस किस में था? कन्फाइंड में था, तो कन्फाइंड वाला केस बताऊंगा। अभी यहाँ पे सारा डाटा लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी इनके बारे में लिखूंगा मैं, एच वन एच टू क्या है सब लिख दूंगा, एक बार आप ड्रॉ कर लो बस केवल। मैं बता दूंगा कि एच वन क्या है, एच टू क्या है, एच नॉट क्या है, आर वन क्या है, आर टू क्या है, आर नॉट क्या है सब। मेन वेल जो है सेंटर में, जो बड़ा वाला वेल है उसका, वो है आपका मेन वेल। और उसके आसपास जो है वो कौन से हैं आपके? टेस्ट वेल है। मेन वेल कौन सा है? मेन वेल तो ये आपका, ये सेंटर वाला मेन जो है ये मेन वेल है, ये ऑब्जर्वेशन वेल है दोनों। चलिए, नोट हो गया, गुड। यहाँ पे अब सबके बारे में लिखते हैं, देखिएगा। एच नॉट इज द हेड ऑफ वाटर अवेलेबल इन मेन वेल। इसी तरह से एच वन एंड एच टू। एच वन वही हेड ऑफ वाटर अवेलेबल इन ऑब्जर्वेशन वेल, ऑब्जर्वेशन वेल वन, and head of water available in observation well second. Total depth of water, total head of water लिख दो, head of water available in the aquifer, in the aquifer। तो H वाली कंसेप्ट सारे क्लियर हुए। एच नॉट, एच वन, एच टू एंड कैपिटल एच। बताइए, जितने भी एच थे यहाँ पे सारे एच क्लियर हुए, कैपिटल एच, एच नॉट, एच वन और एच टू। अब आते हैं अपन आर वाले कंसेप्ट पे। चलिए, आर वाले की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। इस रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस को कैलकुलेट एक तरीके से और क्या सकते हैं, सिचार्ड इक्वेशन 3000 अंडर रूट आर एस, कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है। 3000 अंडर रूट, ये लिखिएगा, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज 3000
एस अंडर रूट के, एस अंडर रूट के सिचार्ड इक्वेशन कहते हैं, इसके थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो एस जो है वो ड्रॉ डाउन है, एस क्या होता है आपका ड्रॉ डाउन, तो टोटल हेड माइनस हेड अवेलेबल, ये हो जाएगा ड्रॉ डाउन। ठीक है, एस एस की जो वैल्यू होती है ये किसके बीच में लाई करती है, इस रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की जो वैल्यू होती है किसके बीच में लाई करती है, 150 टू 300 के बीच में लाई करती है। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस को कैलकुलेट करने का ये एक और फॉर्म है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी यूज आता है जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे। तो r इज इक्वल टू 3000 s अंडर रूट के, 3000 s अंडर रूट के, और r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 150 एंड लेस देन इक्वल टू 300, और s क्या होता है ड्रॉ डाउन। अभी ऐसे भी लिख देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है वाटर टेबल के अंदर डिक्रीमेंट होना, कमी आना, उसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन। नोट करके डन करिएगा। नोट करके रन करिएगा। चलिए फिर और एक बार लिख दो सारी चीजें, एस नॉट, S1, S2, ड्रॉडाउन ऑफ मेन वेल, ये ड्रॉडाउन ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल 1, और ड्रॉडाउन ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल 2। आर लिख दो, आर नॉट इज द रेडियस ऑफ मेन वेल, R1 is the radius of observation well 1, और R2 is the radius of observation well 2। हर एक चीज का मीनिंग समझ में आ गया। एक कैपिटल भी था, ये होता है थिकनेस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर की थिकनेस है। देखिए ये एक इम्परमेबल लेयर है और ये एक इम्परमेबल, और ऊपर कहीं हमारा ग्राउंड लेवल है। तो इस इम्परमेबल लेयर के की जो थिकनेस होती है, इस इम्परमेबल लेयर की जो थिकनेस होती है, मतलब इस दो इम्परमेबल लेयर के बीच की थिकनेस को बोलते हैं बी, इज द थिकनेस ऑफ अनकन्फाइंड, थिकनेस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर, ये होता है बी का मीनिंग। ठीक है, क्लियर हुआ श्रेया? बी यहाँ पे है आपका थिकनेस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर। दो इम्परमेबल लेयर मतलब कन्फाइंड एक्वीफर है, उसके बीच की थिकनेस को बोलते हैं थिकनेस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर। नोट कर लो। अब कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला हमारे पास है, सारा टर्मिनोलॉजी उनका मीनिंग भी हमारे पास है, तो क्या करना है बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें से नेक्स्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है गेट के अंदर 2 मार्क्स के अंदर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन आता है, अगर आपने ये चीजें समझ रखी है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, और आंसर आपका निकल जाएगा। नोट करके डन करिएगा सभी। नोट करके डन करिएगा फास्ट। और कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। डन हो गया, वेरी गुड। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।